गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। बीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। Parameters of kinematics. Parameters of kinematics. चलिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन कौन सी चीज हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट vector, third the term distance, fourth displacement, fifth speed, sixth velocity, and 7th point acceleration। हमें स्टूडेंट्स पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स के अंदर ये 7 पॉइंट कवर करना है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थर्ड इज डिस्टेंस, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ स्पीड, सिक्स्थ वेलोसिटी एंड लास्ट में एक्सेलरेशंस। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कवर करें पोजीशन वेक्टर। सबसे फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। मान लीजिए स्टूडेंट्स पार्टिकल यहाँ पे है, से पी का कोऑर्डिनेट है ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। ये रहा स्टूडेंट्स पार्टिकल। ये जो पॉइंट हो गया ओ से पी, इसे ही हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर। और इसे डिनोट किया जाएगा किससे? आर से। किससे डिनोट किया जाएगा स्टूडेंट? देखिए आर वेक्टर से। इस आर वेक्टर को हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ओपी वेक्टर को ही हम लोग पोजीशन वेक्टर कहे हैं। ये वेक्टर हो गया आर, इसे डिनोट किया गया आर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास पोजीशन वेक्टर। क्या रहा स्टूडेंट? देखिए पोजीशन वेक्टर यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आप इसे चाहो तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से भी दिखा सकते हो। एक यहाँ पे जेड एक्सिस, तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे लिए जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जहां पे स्टूडेंट्स ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड ये कहलाता है स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या है? ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट टर्म डिफाइन कर लिया पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेकेंड टर्म डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस प्रकार से डिफाइन करेंगे इसको देखिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद, या पोजीशन लिख देते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट से अच्छा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to another
particle with respect to another particle is called displacement vector. ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ये रहा ओरिजिन. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं फर्स्ट पोजीशन वेक्टर r1. ये रहा स्टूडेंट्स फर्स्ट पोजीशन वेक्टर. ये रहा स्टूडेंट्स सेकेंड पोजीशन वेक्टर r2. अब ये रहा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्टिकल का लोकेशन, ये रहा सेकेंड पार्टिकल का लोकेशन. तो पार्टिकल 1 का पार्टिकल 2 के रेस्पेक्ट में, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब बाई लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे लिखा गया स्टूडेंट्स r2 इक्वल टू r प्लस का r1. तो यहां से स्टूडेंट्स वेक्टर r बनेगा r2 माइनस का r1. तो ये जो स्टूडेंट्स r2 माइनस r1 बना, इसे ही स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये r1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 और r2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2. r1 क्या है सो बताइए? r1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ p1 एंड r2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ p2, पोजीशन वेक्टर ऑफ p2. लास्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को कवर किया था. ओके, तो फर्स्ट हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ p1 एंड दूसरा हो गया r2 दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ p2 एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया r इक्वल टू r2 माइनस r1, r इक्वल टू r2 माइनस r1. ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड टर्म देखते हैं. थर्ड टर्म है डिस्टेंस. थर्ड टर्म क्या है बताइए? डिस्टेंस. थर्ड टर्म है डिस्टेंस. डिस्टेंस का क्या मतलब है देखिए, थर्ड हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं डिस्टेंस के बारे में. थर्ड पैरामीटर डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसने मोशंस किया और उसने एक पाथ फॉलोड किया और उस फॉलोड पाथ का एक्चुअल लेंथ कितना है, दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ओरिजिन है और ये सेमी सर्कल हो गया. रेडियस कितना है r. पार्टिकल पहले इस लोकेशन पे था दैट इज p. अब p से कहा आया q पे. हमसे पूछा गया कि इसका डिस्टेंस कितना होगा. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअल पाथ लेंथ में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस जो होगा और पाई इंटू किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा. पाई इंटू r यानी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस. अगर पार्टिकल p से q पे पहुंचता है, p से q तक पहुंचता है वाया इस पाथ 1, तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? पाई इंटू r के बराबर होगा. मान लीजिए स्टूडेंट्स पार्टिकल p से कहां पहुंचता है? q पे पहुंचता है. p से कहां पहुंचा? q पे वाया पाथ 2. अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो होगा इस पाथ 2 के अलॉन्ग कितना होगा स्टूडेंट देखिए? 2r के इक्वल होगा. तो पहला डिस्टेंस निकला किसके अलॉन्ग? तो पाथ 1 के अलॉन्ग पाथ 1 और ये डिस्टेंस आया किसके अलॉन्ग बताइए स्टूडेंट्स? तो अलॉन्ग पाथ 2. तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कोई पाथ फॉलो करता है और उस पाथ का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल लेंथ कितना है, दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पाथ बार बार चेंज हो रहा है लेकिन उसकी हमारा मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना. उसकी मैग्नीट्यूड आप उसी के अलॉन्ग लोगे लेकिन ये डायरेक्शन से एसोसिएट नहीं है. आप जिस पाथ पर जा रहे हो उसी पाथ का आप डिस्टेंस निकालो, उसी पाथ का आप लेंथ निकालो. तो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट बताइए? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ से एक बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. एक बात यहां से समझ में आया स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी. अगर इसके स्टूडेंट्स हम लोग एसआई यूनिट्स की बात कर ले तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होगा मीटर. एसआई यूनिट क्या होगा स्टूडेंट देखिए? मीटर. अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसके डायमेंशंस की बात कर ले तो डायमेंशन होगा सिंपली एल. डायमेंशन कितना होगा इसमें देखिए? सिंपली एल. ओके, चलिए नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट. किसको पढ़ते हैं स्टूडेंट बताइए? डिस्प्लेसमेंट को.
नेक्स्ट पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ नंबर पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है स्टूडेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल के दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और से लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक पाथ लेंगे, से एक पाथ, और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। पार्टिकल इस पाथ से चला है, पाथ फर्स्ट से है ना, इस पाथ से चला है। मान लेते हैं सेमी सर्कल का रेडियस कितना है r। हमसे पूछा गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पार्टिकल स्टूडेंट चलना प्रारंभ किया P1 से एंड पहुंचा कितना स्टूडेंट, देखिए PQ पे, यानी P से चलना स्टार्ट किया, पहुंचा कितना पे, Q पे। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, देखिए 2r के। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, देखिए 2r। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। तो दो पॉइंट्स के बीच के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल and final points, final point। ये does not depends on path followed by particle, path followed by particle, यानी पार्टिकल के द्वारा क्या पाथ फॉलो किया है इस पे डिपेंड नहीं करता है, या ओनली डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल P से Q इस पाथ 1 से ना जाकर के किससे जाता, पाथ 2 से, तभी स्टूडेंट्स इसका आंसर किसके बराबर होता, 2r के बराबर होता। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओनली डिपेंड्स करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर एक पार्टिकल कंप्लीट सर्कल में चलता, कंप्लीट सर्कल में मतलब कि पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट एंड पार्टिकल का फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो जाए, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट एंड पार्टिकल का फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है। यदि स्टूडेंट्स हमारा पार्टिकल एक कंप्लीट पाथ फॉलो करे, एक कंप्लीट पाथ को फॉलो करे और उसके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, तो पार्टिकल द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। ऑलवेज कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 0 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये हमेशा फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से, यदि आप स्ट्रेट लाइन से कवर कर लो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जोड़ दो, और उस स्ट्रेट लाइन के पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएट है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हो गया स्टूडेंट्स इसका एसआई यूनिट, चूंकि ये लेंथ है तो इसका एसआई यूनिट मीटर होगा। और बात आता है स्टूडेंट्स डायमेंशंस के, तो इसका डायमेंशंस किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। तो डायमेंशन किसके इक्वल है स्टूडेंट, देखिए एल के इक्वल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट हो गया मीटर एंड डायमेंशंस क्या हो गया, एल हो गया। दैट्स जस्ट सिमिलर टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से वाया स्ट्रेट लाइन जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं स्टूडेंट, बताइए, स्ट्रेट लाइन। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट नोट है, नोट फर्स्ट पॉइंट, फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल always connect final point with initial point
initial point using a straight line। आपको किससे जोड़ना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ेगा। एंड स्ट्रेट लाइन के लेंथ को हम लोग क्या नाम देंगे उसको बताइए? डिस्टेंस देंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसकी डायरेक्शन इनिशियल टू किधर होगा? फाइनल की ओर। इनिशियल टू फाइनल की ओर। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होगा, इनिशियल टू फाइनल होगा। सेकेंड पॉइंट, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सेकेंड पॉइंट, द लेंथ ऑफ a straight line, the length of a straight line just equal to magnitude of displacement, magnitude of displacement, and second point क्या हो गया इसमें? देखिए डायरेक्शन always from initial टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से किधर होगा? फाइनल की ओर होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसी के अंदर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट स्टडी क्या है इसी के अंदर? नेक्स्ट देखें, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक तरफ स्टूडेंट्स हम लोग कॉलम बनाते हैं डिस्टेंस का, और एक तरफ स्टूडेंट्स हम लोग कॉलम बनाएंगे किसका? डिस्प्लेसमेंट का। चलिए स्टूडेंट्स, एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को नोट डाउन करें और इसे समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है देखें, सबसे पहले ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी जो पाथ है उसी पाथ का आप क्या निकालो? एक्चुअल लेंथ निकालो। जबकि स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट है। अगर डायरेक्शन एसोसिएट है तो ये है हमारा वेक्टर, और ये क्या है स्टूडेंट बताइए? स्केलर। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट कि जिस पाथ पे आप चल रहे हो उसी पाथ का आप क्या निकालो? एक्चुअल लेंथ निकालो। जिस पाथ पे चल रहे हैं उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो यूजिंग द स्ट्रेट लाइन बाय कनेक्टिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, एंड इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू किधर होगा? फाइनल होगा। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। दो पॉइंट हमको क्लियर हो गए। थर्ड क्या है देखिए, थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स may be zero, positive and negative. थर्ड पॉइंट क्या है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बट किसी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्थ, मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है देखिए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल या तो रेस्ट में होगा या पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स, रेस्ट आइदर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसके दो अर्थ निकल के आते हैं कि पार्टिकल या तो रेस्ट में है, अगर रेस्ट में नहीं है तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। बट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात कर लें डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को जीरो, यानी डिस्टेंस को जीरो होना, तो यहाँ से स्टूडेंट्स दो बात नहीं, सिर्फ एक ही बात आएगा कि पार्टिकल हमेशा किसमें होगा? रेस्ट में होगा। तो पार्टिकल ऑलवेज एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट में होगा तभी उसका डिस्टेंस कितना होगा? जीरो होगा। बट कहानी अगर डिस्प्लेसमेंट की है, अगर वो जीरो है तो उसके साथ दो बात एसोसिएट होता है। फर्स्ट, या तो वो रेस्ट में रहा होगा, नहीं तो उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। ओके, चलिए फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट,
फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से स्टूडेंट्स हम लोग इस डिस्टेंस को नीचे लाए तो डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिफ्थ नंबर पॉइंट, सिक्स नंबर पॉइंट इसी का जस्ट उल्टा है फिफ्थ नंबर पॉइंट इधर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बात वही है, सिंपली सेम बात है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थर्ड इज द डिस्टेंस एंड नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स हमें 3 टर्म डिफाइन करना है, व्हाट इज द स्पीड, नेक्स्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पीड। स्पीड इन सबको हम लोग मिटा लेते हैं। हम लोग क्या डिफाइन करने वाला है स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर पॉइंट स्पीड। स्पीड, सबसे पहले स्पीड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारे पास स्टूडेंट्स 4 तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एवरेज स्पीड, सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, थर्ड यूनिफॉर्म स्पीड एंड फोर्थ हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, देखें, स्पीड का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड स्पीड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पीड को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, सेकेंड इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, थर्ड यूनिफॉर्म स्पीड एंड नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट नॉट यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड को देखें तो वी एवरेज, इसे वी से डिनोट किया गया। वी एवरेज इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मान लो इसी चेंज को आप टेंडिंग टू जीरो ले जाओ, इसी चेंज को आप टेंडिंग टू क्या ले जाओ, जीरो, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो मैथमेटिकली इस टर्म को हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt, और यही टर्म होता है स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हो गया dx अपॉन dt। ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t, ये शो करता है स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ओके, चलिए स्टूडेंट्स बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड की। मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मोशन हो रहा है, ये 3 पार्ट में हम लोगों ने इसे थ्रू आउट द मोशन को डिफाइन किया, और तीनों पार्ट में पार्टिकल का वेलोसिटी v1, v2 एंड v3 है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू vt, यानी थ्रू आउट द मोशन अगर पार्टिकल का स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ऐसे वेलोसिटी को, ऐसे स्पीड को हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर थ्रू आउट द मोशन अगर पार्टिकल का स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ऐसे स्पीड को हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड नाम देते हैं। अब बात है स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म को, चलिए हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर ले। V1, V2 एंड V3। अगर हमारे पास ये तीनों डज नॉट इक्वल है तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट्स, मोटा हम लोगों ने क्या देखा कि स्पीड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या निकल के आया देखिए, यहाँ पे 4 टाइप्स हो गए। फर्स्ट इज द एवरेज स्पीड मींस dx अपॉन dt यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इसी में अगर चेंज ऑफ टाइम को अगर टेंडिंग टू 0 ले लो तो ये पूरा का पूरा टर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर। ऐसे लिखा गया dx अपॉन dt को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ कि अगर थ्रू आउट द मोशन अगर पार्टिकल के पास एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता हो तो ऐसे स्पीड को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर थ्रू आउट द मोशन अगर हमारे स्पीड में चेंजेस आता है तो ऐसे स्पीड को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीड जो है वो डिपेंड किया है टाइम पे एंड डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड किया है तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस दोनों के दोनों स्केलर है। दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे कि स्पीड इज अ स्केलर। स्पीड क्या है बताइए, स्केलर है। पहला तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। सेकेंड अगर बात करें हम लोग इसकी एसआई यूनिट की तो इसका यूनिट होगा स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स इसके डायमेंशंस तो इसके डायमेंशंस होगा LT-1। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए डिस्टेंस जो होता है वो मे भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या होता है, नहीं, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कहेंगे स्टूडेंट्स किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर मूविंग पार्टिकल स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्पीड ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ हमारे पास मेथड है कैलकुलेट यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेटिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या क्या कैलकुलेशंस के तरीके हैं। तो फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट तरीका में 2 हिस्से में डिवाइड किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें गिवन है x1 डिस्टेंस x2 बाय कवरिंग द लाइन T1 एंड T2। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस गिवन हो एंड उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा हुआ समय गिवन हो तो उसका जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम दैट इज T1 प्लस T2। तो इस फॉर्मूला से स्टूडेंट्स हम लोग उसका क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस किस टाइम इंटरवल में कवर किया है अगर गिवन हो तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट केस। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कशन में लाते हैं केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड क्या है देखें, हमारे पास गिवन है डिस्टेंस x1 x2 विद स्पीड v1 एंड विद स्पीड v2। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स इसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है देखें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं T1 और यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कितना, T2। अब T1 कितना होगा स्टूडेंट देखें, T1 होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी दैट इज
x1 बाई v1। इसी तरह t2 कितना होगा इसमें देखें, x2 बाई v2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग t1 t2 की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन x1 बाई v1 प्लस का x2 बाई v2। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज स्पीड का तरीका। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ x1 इक्वल टू x2, यानी यूनिफॉर्म डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस की बात चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट में कभी भी इक्वल डिस्टेंस की बात आ जाए, तो ये दोनों x हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, ये एलसीएम लोगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं हार्मोनिक मीन। क्या कहते हैं इसमें बताइए, हार्मोनिक मीन। दिस रिप्रेजेंट हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें v1 एंड v2 गिवन हो एंड कंसेप्ट हो इक्वल डिस्टेंस की, तब क्या कर लो, उस v1 एंड v2 का क्या निकालो, हार्मोनिक मीन निकाल लो। हार्मोनिक मीन हो गया 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, चलिए स्टूडेंट्स लास्ट केस पढ़ते हैं हम लोग, केस नंबर 3। केस नंबर थर्ड क्या है देखिए, केस नंबर थर्ड है जब हमारे पास गिवन हो v1 विथ टाइम t1 एंड v2 विथ टाइम t2। अब इसको स्टूडेंट्स हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है लिखे, तो v एवरेज हो गया स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे x1 और यहाँ से निकालेंगे क्या, x2। अब x1 का फॉर्मूला कितना होगा इसमें देखें, v1 इंटू टी1, और x2 का क्या फॉर्मूला होगा, तो x2 का फॉर्मूला होगा v2 इंटू टी2। चलिए स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बना v1 t1 प्लस का v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब v1 एंड t1 गिवन हो एंड v2 एंड t2 गिवन हो। अब हम लोग करते क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या है, अगर हम t1 इक्वल टू हो जाए किसके, t2 के, t1 इक्वल टू t2, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इक्वल टाइम। क्या कहते हैं, इक्वल टाइम। वहां पे स्टूडेंट्स बात था इक्वल डिस्टेंस की, यहाँ पे बात हो गया इक्वल टाइम की। अगर टाइम इक्वल हो तो यहाँ से t को आप कैंसिल कर लो, तो बनेगा स्टूडेंट्स v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं मीन ऑफ, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2। अर्थमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2, अर्थमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2, अर्थमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2, v1 एंड v2। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट पैरामीटर है वेलोसिटी। क्या है स्टूडेंट बताइए, नेक्स्ट पैरामीटर है वेलोसिटी। पैरामीटर नंबर 6 वेलोसिटी। पैरामीटर नंबर 6 क्या है बताइए, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है क्या स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी को कहा गया स्टूडेंट देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेलोसिटी को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। वन इज द एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थर्ड हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड फोर्थ हो गया नॉन यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी को। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज ऑफ टाइम, जिसे लिखा गया स्टूडेंट देखिए x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस का t। अगर मान लो स्टूडेंट्स, अगर मान लो इस चेंज ऑफ टाइम को अगर हम लोग जीरो के इक्वल कर दें, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, dx अपॉन dt के अंदर। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहेंगे स्टूडेंट बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट देखें, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है देखें, थ्रू आउट द मोशन अगर हमारा वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं हो, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी थ्रू आउट द मोशन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अगर थ्रू आउट द मोशन अगर v1 चेंज हो जाए, v2 चेंज, v3, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात हमें जानना है। देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या हो गया इसमें बताइए, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स दो बात है, एक है उसका मैग्नीट्यूड और एक है उसका डायरेक्शन। अगर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड बदल जाए तब भी हमारा वेलोसिटी यानी तब भी हमारा वेक्टर चेंज हो जाता है, अगर डायरेक्शन बदल जाए तब भी चेंज हो जाए, या दोनों के दोनों चेंज हो जाए तब भी हमारा क्वांटिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तब भी हमारा क्वांटिटी क्या हो जाता है इसमें बताइए, चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी हर जगह पे इसकी स्पीड क्या है बताइए, हर जगह पे इसकी स्पीड क्या है, सेम। यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2, यहाँ पे स्पीड v3, यहाँ का स्पीड v4। लेकिन कहानी क्या है स्टूडेंट्स, हर जगह पे स्पीड सेम है, हर जगह पे स्पीड क्या है, सेम है। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यानी कि हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड सेम है, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट देखिए, चेंज हो रहा है। हर जगह पे इसके डायरेक्शन चेंज है, इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी तो डिफरेंट हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें बताइए, वेलोसिटी डिफरेंट है। स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी क्या है इसमें बताइए, डिफरेंट है। और जब भी वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो हम लोग उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जब पूरा कहानी है किसका इसमें बताइए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। कांस्टेंट वेलोसिटी होता तो वहां पे हर जगह पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहता, सेम रहता। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स हर जगह पे वेलोसिटी डिफरेंट है, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, चलिए अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन होगा LT माइनस वन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पैरामीटर्स ऑफ कैनेमेटिक्स के अंदर सबसे लास्ट पैरामीटर्स देखेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे लास्ट पैरामीटर देखते हैं, एक्सेलरेशन। सबसे लास्ट पैरामीटर है एक्सेलरेशन, यानी पॉइंट नंबर 7। एक्सेलरेशन है क्या स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है स्टूडेंट बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज
एवरेज एक्सेलरेशन, सेकेंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, थर्ड इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसी को हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ नंबर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे एवरेज, दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर इस चेंज ऑफ टाइम को अगर क्या कर दो, लिमिटिंग जीरो कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो आप इसे लिखोगे स्टूडेंट्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, यह कहलाएगा स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस v को हम लोग लिख सकते हैं, इस v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, जो कि जस्ट इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म में लिखो या एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिखो, दोनों का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स सेम है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात और देख सकते हो, जैसे स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv अपॉन dt। हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया dx अपॉन dx। अब क्या हुआ इसको देखें, इन दोनों को एक जगह ले आओ तो dv अपॉन dx, ये एक तरफ ले आओ तो dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt है क्या, तो वेलोसिटी, तो फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, देखिए v इंटू dv अपॉन dx अपॉन में क्या है इसको देखिए dx है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें वेलोसिटी का यानी एक्सेलरेशन निकालना हो और उसकी डिपेंडेंसी कौन से क्वांटिटी पे हो रहा है, तो उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग उसका, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हो तो हम लोग एक्सेलरेशन को सेकेंड डेरिवेटिव से निकालेंगे। अगर हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे v dv अपॉन dx, ओके। अब यहाँ पे है बात आता है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की या कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। अगर थ्रू आउट द मोशन अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। चलिए अगर बात आती है स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, किसकी बात आती है स्टूडेंट, देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ओके। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पार्टिकल का मोशन है, उसको स्टूडेंट्स हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन is the uniformly accelerated motion और one is the non uniformly accelerated motion। तो पार्टिकल के मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड अदर इज द नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर स्टूडेंट्स बात यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
अगर स्टूडेंट्स बात हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, तो वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। जब भी स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ऐसे मोशंस को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग तीन तरह के इक्वेशंस को यूज करते हैं। तीनों इक्वेशन देखिए क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब ये स्टूडेंट्स किस तरह से डिराइव हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। बट यहाँ पे सीखने की बात क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस का हो तो वहां पे हम लोग तीन इक्वेशंस को डायरेक्टली यूज करेंगे। दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज द v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। अगर स्टूडेंट्स बात हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो वहां पे ये तीनों इक्वेशन यूज नहीं होंगे। वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट इज a इक्वल टू dv अपॉन dt, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t स्क्वायर, या यूज करेंगे स्टूडेंट्स v इंटू dv अपॉन dx। तो जब भी स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की बात होगी तो हम लोग इन तीनों फॉर्मूला का यूज न करके एक्सेलरेशंस की बेसिक डेफिनेशंस के फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट इज dv अपॉन dt, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t स्क्वायर t, एंड v इंटू dv अपॉन dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बात आती है एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर। तो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वेक्टर। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अगर हम लोग इसकी SI यूनिट की बात कर ले तो इसकी SI यूनिट होगा स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग बात कर ले स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी डायमेंशंस होगा स्टूडेंट्स LT-2, 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 LT-2। अब नेक्स्ट एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स दो पॉइंट है। दो पॉइंट क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नोट करके पॉइंट लिखते हैं, नोट। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दो पॉइंट क्या है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या हो, सेम डायरेक्शन में, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा एक्सेलरेशन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो सेम डायरेक्शन में होने पर वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर स्टूडेंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी में हमेशा इंक्रीजमेंट होगा, हमेशा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ओके, हमेशा वो इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो उस स्थिति में वेलोसिटी हमारा क्या होता है, देखिए डिक्रीज होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करे, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर स्टूडेंट्स पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम टू टाइम डिक्रीज हो जाए, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का अपोजिट हो, तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम लोग डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। गलत कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए पॉजिटिव हो जाए, अगर ए पॉजिटिव हो जाए तो उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड, अगर ए नेगेटिव हो जाए तो उसे कहते हैं डी एक्सेलरेटेड। ये स्टूडेंट्स एक गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे की तरफ हो जाए, एक ही तरफ हो जाए, तो ऐसे मोशंस को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो तो उस स्थिति में वेलोसिटी डिक्रीज होगा और ऐसे मोशन को हम लोग नाम देते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन। आप इन गलत कॉन्सेप्ट में नहीं पड़े कि अगर ए पॉजिटिव है तो एक्सेलरेटेड, अगर ए नेगेटिव है तो नॉन एक्सेलरेटेड। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी है नेगेटिव एक्सिस की तरफ और ये रहा पार्टिकल का एक्सेलरेशन। बताइए स्टूडेंट्स क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है या डी एक्सेलरेटेड? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कहेंगे कि ये डी एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव साइड है, दैट इज नेगेटिव। बट स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि टाइम के बाद हर एक टाइम इंटरवल पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी एंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसकी वेलोसिटी बार बार इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन में, इन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसे कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है एक्सेलरेटेड मोशंस का। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर जस्ट अभी अभी जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर डाला जाए आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।